हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कवर किया था। आज इस वीडियो में हम देखते हैं उसके एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिखाई दे सकता है। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूं विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक वीडियो के साथ। वीडियो में क्या हो रहा है, देखो हमारे पास है एक गन, उससे हमने एक बुलेट शूट करी, बुलेट निकल गई आगे, लेकिन जो हमारी गन है वो थोड़ी पीछे की तरफ मूव हुई। ऐसा क्यों हुआ? हमने जब फायर किया एक बुलेट गन से तो बुलेट चली गई बाहर, लेकिन जो गन है वो पीछे की तरफ इस तरह से मूव हुई। इसे हम क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है, वाई द गन रिकॉइल्स। जो गन पीछे की तरफ जा रही है बुलेट को फायर करने के बाद, शूट करने के बाद, उसे हम कहते हैं गन की रिकॉइलिंग। वो पीछे की तरफ क्यों जा रही है? हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, उसको हम गन की रिकॉइलिंग के केस में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? गन ने जब बुलेट को शूट किया तो गन ने क्या किया, बुलेट के ऊपर, ये थी गन और ये थी उसके अंदर बुलेट, गन ने क्या किया, बुलेट के ऊपर बहुत ज़ोर से एक फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण क्या हुआ, बुलेट ने अपना स्टेट चेंज किया। इनिशियली क्या था, बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे थी। फिर क्या किया, गन ने बुलेट के ऊपर एक बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया। बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी क्या होगा, बुलेट अपना स्टेट चेंज करेगी। अब तक वो कैसी थी, रेस्ट स्टेट में थी। फिर क्या होगा, जैसे ही गन ने फोर्स अप्लाई किया, जो बुलेट है वो मोशन में आ जाएगी। जैसे ही वो मोशन में आएगी, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ बुलेट गन के बाहर चली जाएगी। चलो ठीक है, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ तो समझ ली कि जब गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो बुलेट अपनी स्टेट चेंज करके मोशन में आ गई और हाई वेलोसिटी के साथ आगे निकल गई। लेकिन फिर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। उसने क्या बोला था कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो दूसरी बॉडी भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट बॉडी पे भी अप्लाई करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो बदले में बुलेट ने भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया होगा, किसके ऊपर, गन के ऊपर। तो जो गन ने फोर्स अप्लाई किया है बुलेट के ऊपर, उसे हम कहते हैं कौन सा फोर्स, उसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स। और जो बुलेट अप्लाई करेगी गन के ऊपर फोर्स रिएक्शन में, वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। इसीलिए क्या होता है, गन जब आप उससे शूट करते हो तो थोड़ी सी गन पीछे की तरफ जाती है। आप जब गन को हाथ में पकड़ते हो, आप फील कर सकते हो कि गन जो है, जैसे ही आपने बुलेट फायर करी गन से, गन जो है पीछे की तरफ मूव हुई, बेंड हुई। क्यों? क्योंकि आपका हाथ भी साथ साथ मूव कर जाता है पीछे की तरफ। इतना समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा था कि गन ने बुलेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स के कारण बुलेट का स्टेट चेंज हुआ, वो मोशन में आ गई और हाई वेलोसिटी के साथ गन से बाहर निकल गई। लेकिन वो बाहर निकली तो निकली, साथ में एक फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का गन पर भी छोड़ के गई, रिएक्शन फोर्स वो भी एक्सर्ट करके गई, जिसके कारण जो गन है वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्शन और जो रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, है ना, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो एक तरफ तो जो गन ने एक्शन फोर्स एक्सर्ट किया था बुलेट के ऊपर, तो बुलेट उस एक्शन फोर्स के कारण तेज़ वेलोसिटी से बाहर निकल गई। लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स जब गन के ऊपर बुलेट ने एक्सर्ट किया तो गन भी उतने ही, कायदे से तो गन को भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ जो है ना पीछे चले जाना चाहिए था। मतलब गन से बुलेट शूट की गई तो बुलेट गई यहाँ सेम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ गन को भी जो है ना पीछे की तरफ मूव कर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गन और बुलेट दोनों का मास डिफरेंट है। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे और उसके एक्सेलरेशन पे। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह लिख दूं, मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन
एक्सिलरेशन। जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं इनर्शिया में। अब अगर मैं मास और एक्सेलरेशन को रिलेट करूँ तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बन रहा है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स से। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर मैं मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाऊँ तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है। क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा ज़्यादा तो उसको जब जो भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा उससे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो होगा कम। तो जितना ज़्यादा मास उतना ही कम उसका एक्सेलरेशन। बुलेट का मास बहुत कम था जिसके कारण जैसे ही उस पर फोर्स एक्सर्ट किया गया वो तेज़ी से एक्सेलरेट होकर के बाहर निकल गई गन से। लेकिन अगर हम बात करें गन की, गन का मास बुलेट के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा था। तो बुलेट जो भी मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स अप्लाई करके गई है गन के ऊपर, क्योंकि मास गन का ज़्यादा था इस वजह से उसका एक्सेलरेशन हुआ कम। इसलिए गन से जब हमने बुलेट शूट करी तो गन पीछे की तरफ नहीं मूव कर पाई ज़्यादा, थोड़ा बहुत किया, इतना कि वो अपने हमारे हाथ में ही रहे। अदरवाइज़ क्या होता, गन भी पीछे की तरफ जो है ना निकल जाती सेम वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से बुलेट गई है आगे। इतना समझ में आया। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में भले ही इक्वल रहेंगे, डायरेक्शन में ऑपोजिट रहेंगे, लेकिन वो किस पे भी डिपेंड करेंगे, ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करेंगे। यानी कि उनका एक्सेलरेशन जो है वो उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर मास पे भी डिपेंड करेगा। When the bullet is fired from the gun, force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward। मतलब हम बोल सकते हैं FGB यहाँ पे क्या बता रहा है, FGB वो फोर्स है जो कि गन ने बुलेट की तरफ लगाया है और इज इक्वल्स टू माइनस FBG। FBG क्या है, ये वो फोर्स है जो कि बुलेट ने गन के ऊपर लगाया है। मतलब हमारा FGB हो गया एक्शन फोर्स और FBG हो गया कौन सा, रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे साइन हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन फोर्स का ऑपोजिट है एक्शन फोर्स के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अमाउंट इज सेम बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। अब जो कि गन का मास था ज़्यादा इसीलिए उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, बुलेट से कम हुआ। गन मूव्स only a little distance backward and gives a backward jerk to the shoulder of the gunman। गनमैन के शोल्डर में थोड़ा सा जर्क लगता है पीछे की तरफ, पूरी की उसी स्पीड से जो है ना वो गन फिक नहीं जाती है ना, सिर्फ एक जर्क लगता है गन को। क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा था इसलिए उसका एक्सेलरेशन हुआ काफ़ी कम। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने गन की रिकॉइलिंग में देख लिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये न्यूमेरिकल्स में जब हम आगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आएगा कि गन की रिकॉइलिंग आपको समझ में आ गई। अब कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ गई है उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो आगे जब न्यूमेरिकल्स में रिकॉइल वेलोसिटी आएगा फाइंड आउट करने के लिए तो याद रखिएगा वो वेलोसिटी कौन सी है, वो वेलोसिटी है जिससे कि गन पीछे की तरफ जाती है बुलेट को आगे शूट करने के बाद। रिएक्शन फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो वेलोसिटी मिलती है गन को उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आज रॉकेट कैसे उड़ता है। रॉकेट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने क्या किया है, एक बलून लिया है और उसमें भर दी है हवा। क्या किया आपने, उसका जो एंड है जहाँ से आप हवा ब्लो करते हो अंदर, उसको आपने बंद नहीं किया है, उसको आपने खुला ही रखा है। तो जैसे ही आपने उस बलून को छोड़ा क्या होगा, बलून इधर उधर फ्लाई करने लगेगा। फ्लाई क्यों करने लगा, यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। बलून के अंदर आपने काफ़ी सारी हवा भर के रखी थी लेकिन उसका एंड आपने बांधा नहीं, खुला छोड़ दिया। तो क्या हुआ, बलून ने उसके अंदर जो एयर थी उसके ऊपर लगाया एक बहुत ज़्यादा फोर्स। बलून ने क्या किया, उसके अंदर जो एयर थी उस पे लगाया क्या, फोर्स, जिसके कारण जो एयर है वो बलून के बाहर निकल आई। तो एयर ने बोला चलो ठीक है,
अभी तुम्हारा टर्न था, बलून से बोला अभी तुम्हारा टर्न था, तुमने हम पे फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से हम हो गए बलून के बाहर, लेकिन हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। उसने क्या किया, एयर ने भी इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एयर ने भी रिएक्शन में क्या किया, बलून पे फोर्स लगा दिया इक्वल मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या हुआ, बलून ऊपर की तरफ उड़ने लगा। क्या बताया मैंने, आपने एक बलून लिया था, उसमें आपने बहुत सारी भरी क्या, हवा भरी, और आपने उसका जो माउथ है उसको ओपन ही छोड़ दिया था, उसको टाई नहीं किया था। तो जैसे ही आपने उस बलून को छोड़ा, आप देखोगे कि बलून उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है, वो इसलिए क्योंकि बलून अपने अंदर जो एयर भरी होती है उसके ऊपर लगाता है फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, एयर जो है बलून के अंदर से बाहर चली आई। तो एयर ने बोला कि अभी तुमने क्या किया था, हम पे एक्शन फोर्स अप्लाई किया था, अब रुक जाओ, हम तुम पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो एयर ने भी क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बलून पे अप्लाई कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण बलून क्या होने लगा, उड़ने लगा। सेम यही कंसेप्ट फॉलो होता है रॉकेट्स में। रॉकेट्स में क्या होता है, अब रॉकेट्स में हम एयर तो भरेंगे नहीं, क्या वहाँ पे होता है, वहाँ होती है बहुत सारी गैसेस। अब ये गैसेस कहाँ से आती हैं भाई, हमें पता है कि जो रॉकेट है, जो एरोप्लेन्स हैं, वो सब फ्यूल पे चलते हैं। अब इंजन के अंदर आपने रॉकेट में डाला फ्यूल का क्या हुआ, कंबशन हुआ, कंबशन से केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन जब होगी, यानी कि ये रहा आपका फ्यूल, इसका हुआ क्या, कंबशन के कारण, यानी कि कंबशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हुआ, गैसेस इवॉल्व हुई। ठीक है, गैसेस इवॉल्व हुई। अब ये जो गैसेस हैं, बेसिकली जो रॉकेट है, रॉकेट का जो इंजन है, इन गैसेस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक तेज़ मैग्नीट्यूड का, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये गैसेस जो हैं वो जो रॉकेट है उसके रेयर एंड से, यानी कि नीचे की तरफ जो उसका एंड होता है, वहाँ से बहुत स्पीड के साथ जो है नीचे आएंगी। तो अभी गैसेस ने क्या बोला कि ठीक है, अभी तुम्हारा टर्न था, इंजन से बात कर रही हैं गैसेस ने क्या बोला इंजन से कि अभी तुम्हारा टर्न था, तुमने जो है एक एक्शन फोर्स परफॉर्म किया है हम पे हायर मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण हम हो गए हैं रॉकेट से बाहर, लेकिन हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। गैसेस ने क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर, जिसके कारण रॉकेट क्या होने लगा, उड़ने लगा। सेम यहाँ पे कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, जो हमने बलून के केस में देखा था वही हम रॉकेट के केस में भी देख रहे हैं। क्या हमने देखा कि रॉकेट में जो इंजन होता है, जब उसमें फ्यूल जाता है, वहाँ पे कंबशन होगा, कंबशन के कारण, यानी कि कंबशन का एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के कारण गैसेस इवॉल्व होती हैं। इंजन क्या करेगा, इन गैसेस पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण ये जो गैसेस हैं ये रॉकेट से बाहर निकल आएगी उसके रियर एंड के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन फोर्स अप्लाई किया है, किसने अप्लाई किया है, तो हम बोलते हैं कि इंजन ने अप्लाई किया है गैसेस के ऊपर, क्या, एक्शन। इसके जवाब में गैसेस ने क्या बोला, ठीक है तुमने हम पे एक्शन फोर्स अप्लाई किया है, हम तुम पे करेंगे रिएक्शन फोर्स अप्लाई, सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, जिसके कारण हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थे किस चीज़ के, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। सबसे पहले हमने क्या देखा कि गन रिकॉइल क्यों करती है, जैसे उसे हम शूट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम गन से बुलेट को शूट करते हैं तो बुलेट चली जाती है आगे और गन थोड़ी सी पीछे की तरफ मूव करती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। ऐसा क्यों, क्योंकि बुलेट ने लगाया था गन पे फोर्स, एक्शन फोर्स, तो बुलेट ने भी लगा दिया गन के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स। लेकिन बुलेट ज़्यादा एक्सीलरेट क्यों नहीं कर पाई, गन ज़्यादा एक्सीलरेट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि गन का था मास ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, उसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही कम। फिर इसके बाद में हमने बलून का एग्जाम्पल देखा, रॉकेट का एग्जाम्पल देख लिया कि किस तरह से जो इंजन है वो गैसेस के ऊपर फोर्स लगाता है, तो रिएक्शन में जो गैसेस हैं वो भी रॉकेट के ऊपर या इंजन के ऊपर लगाएंगी क्या, एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण रॉकेट जो है ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इन जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेस obtained by burning of fuels rush out of a jet at rear end of the aircraft at a great speed. The equal and opposite reaction of the backward going gases pushes the aircraft
फॉरवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड। आ गई आपको बात समझ में? तो इस तरह की ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थे। तो अब अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आप उसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद में आप उसको इन एप्लीकेशंस के साथ में समझाएंगे भी, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे फुल मार्क्स। तो इसी के साथ हमारा जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और उसके एप्लीकेशन है वो हमने कर लिए हैं कवर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक नज़र उन कोर्सेज और उन सिलेबस पे क्लास 4th से क्लास 12th तक के, जिनका कंटेंट रेडी है, वीडियोस आप तक अवेलेबल है, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।